द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाल सेना में 8 लाख से अधिक महिलाओं ने सेवा की, जिन्होंने अपने पुरुष साथियों के समान दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन का सामना किया। वे मशीन गनों का संचालन करती थीं, बम वर्षक विमानों को उड़ाती थीं, स्नाइपर की तरह गोली चलाती थीं और संघर्ष के कुछ सबसे घातक मोर्चों पर प्रत्यक्ष युद्ध में भाग लेती थीं। वे सहायक कर्मी नहीं थीं, वे सोवियत सैन्य मशीनरी में एकीकृत युद्धक थीं, जो जर्मन हमले की तात्कालिकता, विचारधारा और व्यापकता से प्रेरित एक सुनियोजित रणनीति का परिणाम थीं। युद्ध क्षेत्र में उनकी भारी उपस्थिति ने समकालीन सैन्य सोच की सभी धारणाओं को तोड़ दिया, लेकिन नाजियों के लिए यह कोई सामरिक नवीनता नहीं थी, यह एक विकृति थी। सशस्त्र महिलाओं को सैनिक नहीं माना जाता था, बल्कि एक जैविक और वैचारिक खतरे के रूप में देखा जाता था, जिसे बिना किसी दया के समाप्त किया जाना चाहिए था। इन महिलाओं के साथ युद्धबंदियों जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया गया? जर्मनों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद उनका कितना क्रूर भाग्य उनका इंतजार कर रहा था। सोवियत महिला योद्धाएं, जिन्होंने नाजी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत युद्ध प्रयास में महिलाओं की भागीदारी ने आधुनिक सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना का प्रतिनिधित्व किया। लगभग 8 लाख सोवियत महिलाओं ने 1941 से 1945 के बीच सीधे लाल सेना में सेवा की, जो इसकी कुल सैन्य शक्ति का लगभग 8% थीं। इनमें से लगभग 5 लाख को सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में तैनात किया गया, जबकि शेष ने मोर्चे के करीब समर्थन भूमिकाओं में कार्य किया। लगभग 2 लाख को साहस और असाधारण सेवा के लिए पदक प्रदान किए गए और 19 को सर्वोच्च सम्मान सोवियत संघ के नायक की उपाधि प्राप्त हुई। महिला हताहतों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक थी। अनुमान है कि कम से कम 1 लाख युद्ध में या मोर्चे पर प्राप्त घावों के कारण मारी गईं। जब जर्मन सेना ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया, तो उसने एक ऐसे दृश्य का सामना किया जो उसकी सभी पूर्व अपेक्षाओं के विरुद्ध था। वर्दीधारी महिलाएं पुरुषों के साथ अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही थीं। मशीन गनों का संचालन करती, विमान उड़ाती या स्नाइपर के रूप में गोली चलाती महिलाओं का दृश्य जर्मन सैनिकों को गहराई से प्रभावित करता था, जिन्होंने पोलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड पर आक्रमण करते समय कभी भी इतने बड़े पैमाने पर महिला सेनानियों का सामना नहीं किया था। यह परिघटना आक्रमण के साथ अचानक उत्पन्न नहीं हुई। इसकी जड़ें 1920 और 1930 के दशक की सोवियत नीतियों में थीं, जब एविएशन और केमिकल डिफेंस सोसाइटी ओसोवियाखिम जैसे कार्यक्रम स्थापित किए गए, जिन्होंने हजारों युवा महिलाओं को पैराशूटिंग, निशानेबाजी और बुनियादी विमानन में प्रशिक्षित किया। 1939 तक 1 लाख से अधिक सोवियत महिलाएं वोरोशिलोव शार्प शूटर्स, स्नाइपर्स के रूप में प्रशिक्षित हो चुकी थीं और हजारों अन्य ने सामरिक प्राथमिक उपचार, संचार और वायु रक्षा में प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। हालांकि युद्ध के दौरान महिला भर्ती की प्रगति एक स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकने वाली संरचना का पालन करती है। प्रारंभिक चरण जून-दिसंबर 1941 में महिला भागीदारी मुख्यतः स्वैच्छिक थी और अक्सर भर्ती अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दी जाती थी। हजारों युवा महिलाएं सैन्य कार्यालयों में उपस्थित हुईं, केवल उन्हें घर भेजने या समर्थन भूमिकाओं में असाइन करने के लिए। दूसरा चरण 1942 से 1944 एक निर्णायक मोड़ था, जो आक्रमण के पहले महीनों में हुए विनाशकारी मानवीय नुकसानों से प्रेरित था। 25 मार्च 1942 को राज्य रक्षा समिति के आदेश द्वारा महिलाओं की युद्धक इकाइयों में बड़े पैमाने पर भर्ती की अनुमति दी गई। मई 1942 तक 2 लाख से अधिक महिलाओं को औपचारिक रूप से भर्ती किया गया था और वर्ष के अंत तक यह संख्या दोगुनी हो गई थी, जिसमें मरीना रासकोवा के नेतृत्व में विशेष रूप से महिला विमानन रेजिमेंटों का गठन भी शामिल था। तीसरे चरण 1944 से 1945 में नई सेनानियों की भर्ती में कुछ कमी आई, लेकिन पहले से सेवा कर रही महिलाओं का अधिक समावेश उच्च जिम्मेदारियों वाली विशिष्ट इकाइयों में हुआ। इस अवधि की सोवियत सैन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि महिलाएं स्नाइपर इकाइयों में लगभग 15%, वायु रक्षा रेजिमेंटों में 20% और कुछ विशेष टैंक ब्रिगेडों में 12% तक का प्रतिनिधित्व करती थीं। महिला भागीदारी को संभव बनाने वाला राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ सोवियत लैंगिक समानता की विचारधारा में निहित था, लेकिन अंततः पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने में व्यावहारिक आवश्यकता ने भूमिका निभाई।
जब आक्रमण के शुरुआती हफ्तों में जर्मन गहराई तक सोवियत क्षेत्र में प्रवेश कर गए और 1941 के अंत तक अनुमानित 2 मिलियन सैनिकों की हानि हुई, तो स्टालिन के पास उपलब्ध सभी मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एक सामान्य जर्मन सैनिक के लिए, जिसकी समाज में महिला की भूमिका स्पष्ट रूप से घरेलू परिभाषित थी, महिला सेनानियों का सामना करना अत्यंत असमंजसपूर्ण था। पहले जर्मन फील्ड रिपोर्टों में जब बोल्शेविकों के बीच सशस्त्र महिलाएं का उल्लेख आया, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आरंभ में अलग-थलग मामलों या अतिशयोक्ति के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि जब ऐसी रिपोर्टें बढ़ने लगीं, तो जर्मन उच्च कमान को यह समझ में आने लगा कि वे एक प्रणालीगत परिघटना का सामना कर रहे हैं, न कि कुछ अपवादों का। इस टकराव का मानसिक प्रभाव गहरा था और यह उन आधारों को स्थापित करता था जिन पर महिला सेनानियों के प्रति व्यवस्थित क्रूरता आधारित थी। स्टालिनग्राद में पकड़े गए एक जर्मन अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा, सबसे विचलित करने वाली बात सोवियत प्रतिरोध नहीं है, बल्कि यह है कि युवा महिलाएं उसी ठंडेपन के साथ हम पर गोली चला रही हैं जैसे उनके पुरुष साथी। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो ऐसे विचित्र लोग पैदा करती है? यह भावनात्मक प्रतिक्रिया, जो जर्मन रैंकों में कई लोगों में साझा की जाती थी, ने सोवियत महिला सेनानियों को केवल सैन्य दुश्मनों के रूप में ही नहीं, बल्कि एक वैचारिक प्रतीक में भी बदल दिया, जो उनकी विश्वदृष्टि की नींव को ही चुनौती दे रहा था। नाजी घृणा। कैसे महिला सैनिकों ने तृतीय राइख को चुनौती दी? लिंग भूमिकाओं पर आधारित राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा तृतीय राइख की एक बुनियादी आधारशिला थी, जो किंडर, क्यूशे, कीरखे, बच्चे, रसोई, चर्च के सिद्धांत में संकेंद्रित थी। यह अवधारणा केवल एक भाषणबाजी नहीं थी, बल्कि जर्मन समाज में महिलाओं की भूमिका की एक पूर्ण दृष्टि प्रस्तुत करती थी। एक आदर्श नाजी महिला को प्राथमिक रूप से संतानोत्पत्ति में लगना चाहिए, जिसे राज्य के लिए एक जैविक सेवा माना जाता था, पुरुषों की सैन्य सेवा के समकक्ष। उसे घर को कुशलता से चलाना होता था, ताकि वह पूरे समाज के लिए शासन की कल्पित व्यवस्था का लघु संस्करण बने, और उसे पारंपरिक ईसाई मूल्यों को बनाए रखना होता था, जिन्हें नाजी दृष्टिकोण के अनुसार यहूदी प्रभावों से शुद्ध किया गया था, और इन मूल्यों को अगली पीढ़ी को सौंपना होता था। इस त्रैतीय मॉडल से कोई भी विचलन न केवल सामाजिक विकृति, बल्कि जर्मन जनता के नस्लीय भविष्य और राइख की स्थिरता के लिए एक खतरा माना जाता था। यह दृष्टिकोण विशेष कार्यक्रमों में संस्थागत रूप से सन्निहित था, जो गेरट्रूड शोल्ट्स-क्लिंक के नेतृत्व में राइख महिला निदेशालय राइक्सफ्राउनफ्यूरुंग द्वारा संचालित थे। 1933 का विवाह प्रोत्साहन कानून नस्लीय रूप से शुद्ध जर्मन जोड़ों को ऋण प्रदान करता था, जो उस स्थिति में काफी बढ़ जाता था जब महिला ने वेतनभोगी कार्य छोड़ दिया हो। 1938 में स्थापित जर्मन मां की सम्मान क्रॉस उन महिलाओं को कांस्य, रजत या स्वर्ण पदक प्रदान करती थी जिन्होंने क्रमशः 4, 6 या 8 बच्चे जन्म दिए हों। हेनरिक हिमलर द्वारा 1937 में आरंभ किया गया लेबेंसबोर्न जीवन का स्रोत कार्यक्रम विशेष गृहस्थल स्थापित करता था, जहां नस्लीय रूप से मूल्यवान महिलाएं विवाह के बाहर भी बच्चों को जन्म दे सकती थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी संभावित आर्य शिशु सामाजिक रीति रिवाजों के कारण नष्ट न हो। शैक्षिक नीतियां इस विचारधारा को बहुत सावधानी से मजबूत करती थीं। नाजी माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए अध्ययन योजना BDM बुंड डॉइचर मेडल ने गणित और विज्ञान को काफी हद तक कम कर दिया था, और उनके स्थान पर घरेलू अर्थशास्त्र, बाल पालन और नस्लीय जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम रखे गए। विश्वविद्यालयों में एक न्यूमरस क्लॉसेस लागू किया गया, जो महिला छात्रों का अनुपात 10% तक सीमित करता था, जबकि चिकित्सा और कानून जैसे पेशों में महिलाओं के लिए और भी अधिक प्रतिबंधात्मक कोटा लागू किए गए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, इस विचारधारा में कुछ व्यावहारिक अनुकूलन हुए, हालांकि मूलभूत पुनरीक्षण नहीं। हथियार उद्योग में श्रम की बढ़ती आवश्यकता ने शासन को अधिक महिलाओं को फैक्ट्रियों में नियुक्त करने पर विवश कर दिया, जिससे आंशिक रूप से अपनी ही विचारधारा का खंडन हुआ। इस विरोधाभास को एक विस्तृत औचित्य प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित किया गया, जो महिला श्रम को आपातकालीन परिस्थितियों में अस्थायी बलिदान के रूप में प्रस्तुत करती थी, न कि वैचारिक विकास के रूप में। जोसेफ गोएबेल्स ने 1943 में युद्ध में महिलाएं भाषण में जोर देकर कहा कि महिला औद्योगिक कार्य महिला के प्राकृतिक पद से एक क्षणिक विचलन था। हालांकि इन व्यावहारिक समायोजनों की भी सीमाएं थीं।
एडोल्फ हिटलर ने बार बार महिलाओं को प्रत्यक्ष सैन्य सेवा में भर्ती करने का विरोध किया, यहां तक कि जब मोर्चे की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जनवरी 1945 की एक सैन्य बैठक में जब कुछ जनरलों ने वायु रक्षा के लिए महिला सहायक इकाइयां बनाने का सुझाव दिया, तो हिटलर ने उत्तर दिया, मैं युद्ध हारना पसंद करूंगा बजाय इसके कि जर्मन महिलाएं सैन्य सेवा में पुरुष बन जाएं। राष्ट्रीय समाजवादी जर्मनी कभी नहीं भूलेगा कि महिला का प्राकृतिक भाग्य मां बनना है। लिंग भूमिकाओं की यह कठोर अवधारणा तब गहराई से चुनौती दी गई जब जर्मन सैनिकों ने युद्ध भूमि में सोवियत महिलाओं का सामना किया। नाजी मानसिकता के लिए महिला सेनानी प्रकृति के क्रम का एक मौलिक उल्लंघन थी, उस विकृति का आदर्श उदाहरण जिसे उनकी प्रचार प्रणाली सोवियत प्रणाली की पहचान के रूप में प्रस्तुत करती थी। नाजी पार्टी के प्रमुख वैचारिक नेता अल्फ्रेड रोसेनबर्ग ने इस महिला भागीदारी को इस बात का अंतिम प्रमाण बताया कि बोल्शेविज्म प्राकृतिक यौन विशेषताओं को भी नष्ट कर देता है, एक राक्षसी तीसरे लिंग को जन्म देता है, न पुरुष न महिला। नाजी शब्दावली ने इन महिला सेनानियों को अमानवीय बनाने के लिए विशिष्ट शब्दावली विकसित की। फ्लिंटन वाइबर, राइफल वाली महिलाएं, शब्द का आधिकारिक दस्तावेजों, सैन्य आदेशों और प्रचार में व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाता था। यह शब्द न केवल तिरस्कार व्यक्त करता था, बल्कि एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य भी निभाता था। इन महिलाओं को सोल्डाटिनेन, सैनिकाएं का दर्जा न देकर उन्हें वैध युद्ध बंदियों के रूप में वह गरिमा और अधिकार भी नहीं दिए जाते थे जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित होते हैं। नाजी लिंग विचारधारा एक सरल लेकिन शक्तिशाली द्वैतवादी वर्गीकरण प्रस्तुत करती थी। महिलाएं दो परस्पर अनन्य श्रेणियों में विभाजित थीं। कुंवारी मां, जो कि वह जर्मन महिला थी जो आर्य विवाह में अपनी प्रजनन भूमिका निभाती थी, और विकृत वेश्या, वह जो स्त्रीत्व की मान्यताओं का उल्लंघन करती थी। सशस्त्र सोवियत महिलाएं तुरंत इस दूसरी श्रेणी में रख दी जाती थीं, जिन्हें उस व्यवस्था की प्रतिनिधि माना जाता था जो नाजी विचारकों के अनुसार प्रकृति के नियमों को भ्रष्ट करती थी। यह वैचारिक श्रेणीकरण चरम हिंसा को औचित्य प्रदान करता था। यदि सोवियत महिला सेनानी उस प्राकृतिक व्यवस्था की पूर्ण विरोधी थीं, जिसे नाजीवाद संरक्षित करना चाहता था, तो उनका शारीरिक उन्मूलन न केवल स्वीकार्य था बल्कि आवश्यक था। नाजी पार्टी के चांसलरी प्रमुख मार्टिन बोरमन ने 1942 के एक झापन में लिखा, सोवियत फ्लिंटन वाइबर कोई साधारण युद्धबंदी नहीं है, बल्कि वह स्वयं बोल्शेविज्म का मूर्त रूप है जिसे हमें यूरोप से समाप्त करना होगा। यह दृष्टिकोण बाद में युद्ध इकाइयों द्वारा क्रियान्वित निष्पादन आदेशों के लिए वैचारिक आधार बन गया। पूर्ण प्रतिरोध, वे महिला सैनिक जिन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया। सोवियत लाल सेना ने अपने समय के सैन्य प्रतिमानों को पूरी तरह से तोड़ते हुए महिलाओं को सीधे युद्धक भूमिकाओं में व्यवस्थित रूप से शामिल किया। यह क्रांतिकारी परिवर्तन केवल सहायक भूमिकाओं तक सीमित नहीं था, जैसा कि अन्य मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में देखा गया था। सोवियत महिला सेनानियों ने स्नाइपर, बमवर्षक विमानों की पायलट, टैंक कमांडर, वायु रक्षा तोपची और पैदल सेना सैनिक के रूप में सेवा की और पूर्वी मोर्चे की सबसे भयंकर लड़ाइयों में सक्रिय भाग लिया। महिला स्नाइपर इकाइयां इस समावेशन के सबसे प्रतीकात्मक उदाहरणों में से एक हैं। स्नाइपरों के लिए विशेष प्रशिक्षण 1943 में पोडोल्स्क स्थित केंद्रीय महिला स्नाइपर स्कूल की स्थापना के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुआ। हालांकि कई महिलाएं 1945 में पोडोल्स्क स्थित केंद्रीय महिला स्नाइपर स्कूल की स्थापना के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुआ। हालांकि कई महिलाएं 1941 से ही इस भूमिका में कार्यरत थीं। प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ में 6 महीने का होता था और इसमें 450 घंटे की तकनीकी शिक्षा शामिल होती थी। 50 घंटे बैलिस्टिक सिद्धांत, 130 घंटे विभिन्न प्रकार के राइफल्स, मुख्यतः PU 3.5 गुणा टेलीस्कोपिक दृष्टि युक्त मोसिन नगांत से फायरिंग अभ्यास, 120 घंटे छलावरण और गुप्त रूप से चलने का अभ्यास और 150 घंटे लक्ष्य पहचान और चयन। जब मोर्चे पर आवश्यकताएं बढ़ीं तो कोर्स को 3 महीनों में संकुचित कर दिया गया और दैनिक प्रशिक्षण घंटों को दोगुना कर दिया गया। एक सोवियत स्नाइपर महिला के मानक उपकरण में शामिल होते थे मोसिन नगांत, 98 30 राइफल टेलीस्कोपिक दृष्टि के साथ, एस 20 विशेष स्नाइपर गोलियां, टोकारेव TT 33 पिस्तौल, F1 ग्रेनेड्स, 7 दिनों की सूखी राशन, मौसम के अनुसार अनुकूलित छलावरण पोशाक, सर्दियों में सफेद पैडेड मास्किरोवका या गर्मियों में लेटनी इन जेलेनोम,
और विशेष उपकरण जैसे 6x30 दूरबीन, सैन्य कलाई घड़ी और जलरोधक नोटबुक। इतिहास की सबसे घातक महिला स्नाइपर ल्यूडमिला पावलिचेंको थीं, जिनके नाम 309 पुष्ट हत्याएं दर्ज हैं, जिनमें 36 दुश्मन स्नाइपरों के साथ सीधे मुकाबले शामिल हैं। उनकी तकनीक ने स्नाइपर रणनीति को बदल दिया जब उन्होंने जोड़ी में शिकार प्रणाली विकसित की। एक स्नाइपर गोली चलाती जबकि दूसरी पर्यावरणीय स्थितियों को रिकॉर्ड करती। यह नवाचार बाद में पुरुष स्नाइपरों द्वारा अपनाया गया और लाल सेना की मानक रणनीति बन गया। 588वीं नाइट बॉम्बर्स रेजिमेंट की नाइट विचेस युद्ध में महिला भागीदारी का एक और असाधारण उदाहरण है। यह रेजिमेंट मरीना रास्कोवा द्वारा अक्टूबर 1948 में स्थापित की गई थी और बाद में येवडोकिया बर्शांस्काया के नेतृत्व में संचालित हुई। यह रेजिमेंट पूरी तरह महिलाओं से बनी थी। पायलट, नेविगेटर, मैकेनिक और सहायक स्टाफ। उन्होंने पुराने पोलिकार्पोव पोदो द्विविमानों का उपयोग किया और एक अद्वितीय दृष्टिकोण विकसित किया। वे 3000 मीटर की ऊंचाई तक उठती, लक्ष्य के पास इंजन बंद कर देती और चुपचाप उड़कर बम गिरा देती। जर्मन सैनिकों के लिए केवल पंखों में हवा की सरसराहट ही सुनाई देती थी, जिससे उन्हें नाइट विचेस नाक्टहेक्सन नाम मिला। इन महिला पायलटों ने युद्ध के दौरान 24,000 युद्ध मिशन पूरे किए और 23,000 टन बम गिराए। उन्होंने यह कार्य अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में किया, बिना रडार, बिना रेडियो, केवल कंपास और तारों के नक्शे से नेविगेशन। 1944 तक बिना पैराशूट, क्योंकि वह बम ले जाने की क्षमता को घटाता था, और लकड़ी व कैनवास से बने विमानों में जो एक ट्रेसर बुलेट से जल सकते थे। हर दल प्रति रात 8 से 18 मिशन करती थी। हर उड़ान के बीच बम भरवाने लौटती थी, जिससे कई पायलटों ने युद्ध के दौरान 800 से अधिक मिशन पूरे किए। टैंकों और तोपखानों की इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी, यद्यपि कम प्रसिद्ध, उतनी ही महत्वपूर्ण थी। लगभग 15,000 महिलाओं ने टैंक रेजिमेंट्स और मशीनीकृत इकाइयों में सेवा की। मारिया ओक्त्याब्रस्काया ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने सारे संसाधन बेचकर सेना को एक T-34 टैंक दान किया, इस शर्त पर कि वह स्वयं इसे चला सके। उसने अपने टैंक का नाम कॉमरेड एवेंजर रखा और जर्मन ठिकानों पर हमलों का नेतृत्व किया, जब तक कि जनवरी 1944 में उसकी मृत्यु नहीं हो गई। वह सोवियत संघ की नायिका का खिताब पाने वाली पहली महिला टैंक चालक बनी। सैन्य विशेषताओं के अनुसार महिलाओं का सांख्यिकीय वितरण महत्वपूर्ण रुझान दर्शाता है। लाल सेना में सेवा देने वाली 8 लाख महिलाओं में 3 लाख को वायु रक्षा इकाइयों में नियुक्त किया गया। इस विशेषता में कुल कर्मियों का 26%। 40,000 ने अग्रिम मोर्चे पर चिकित्सा सहायता प्रदान की। 3 लाख संचार और संकेत इकाइयों में, 43,000 स्नाइपर और स्काउट्स के रूप में, 2,000 पायलट और नेविगेटर के रूप में, और शेष विभिन्न भूमिकाओं में, सामान्य पैदल सेना से लेकर भारी तोपखाने तक। इन महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं के लिए प्रेरित करने वाले कारक जटिल और विविध थे। प्रत्यक्ष गवाही और व्यक्तिगत पत्राचार पर आधारित अध्ययनों ने कई सामान्य प्रेरणाएं पहचानी हैं। देशभक्ति की तीव्र भावना और अपने देश की रक्षा की इच्छा, आक्रमण के दौरान मारे गए परिजनों की प्रतिशोध की भावना, समानता की खोज और उन क्षमताओं को साबित करने की इच्छा जो पारंपरिक रूप से महिलाओं से इनकार की जाती थीं। ग्रामीण या श्रमिक वर्ग की युवतियों के लिए सेना द्वारा प्रदान की गई सामाजिक गतिशीलता और सोवियत विचारधारा के साथ वैचारिक प्रतिबद्धता। इस बड़े पैमाने पर महिला एकीकरण को आंतरिक प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। कई सेनानियों ने गवाही दी कि उन्हें प्रारंभ में रूढ़िवादी अधिकारियों और पुरुष साथियों से संदेह और यहां तक कि शत्रुता का सामना करना पड़ा। रेडियो ऑपरेटर अलेक्जेंड्रा बोइको ने कुर्स्क में अपने डायरी में लिखा, शुरुआत में पुरुष हमें एलियंस की तरह देखते थे। कमिसार को एक विशेष भाषण देना पड़ा, उन्हें याद दिलाने के लिए कि हम वही कारण लेकर आए थे जो उन्होंने लाए थे। हालांकि युद्ध में साबित की गई दक्षता ने धीरे धीरे इन प्रतिरोधों को मिटा दिया। 1944 तक सोवियत जनरल स्टाफ की आंतरिक रिपोर्टों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जिन इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी, वे न केवल कम भगोड़ा दर दर्शाती थीं, बल्कि चरम तनाव की स्थिति में अधिक एकजुटता भी प्रदर्शित करती थीं। लड़ाई की भूमिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की प्रकृति को गहराई से बदल दिया। जर्मनों के लिए, जो लिंग पर आधारित सैनिकों और नागरिकों के बीच कठोर विभाजन के आदी थे, ऐसी महिलाओं से सामना जो पुरुषों के समान कुशलता से मार सकती थीं,
न केवल एक सामरिक झटका था, बल्कि उनकी विश्व दृष्टि के लिए एक अस्तित्वगत चुनौती थी, जिसने संघर्ष की क्रूरता और उन महिलाओं के अमानवीय व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिन्हें बंदी बना लिया गया था। मृत्यु के आदेश। सोवियत महिलाओं की योजनाबद्ध निष्पादन प्रक्रिया। सोवियत महिला सेनानियों को जर्मन बलों द्वारा योजनाबद्ध रूप से समाप्त किया जाना व्यक्तिगत अतिरेक का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सैन्य पदानुक्रम के सर्वोच्च स्तरों द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आदेशों में कोडित एक सुनियोजित नीति थी। ये निर्देश, जो युद्ध के बाद प्राप्त सैन्य अभिलेखों में दर्ज हैं, उन प्रथाओं के संस्थानीकरण को उजागर करते हैं जो युद्ध बंदियों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का खुलेआम उल्लंघन करती थीं। महिला सेनानियों से संबंधित पहला स्पष्ट आदेश 29 जून 1941 को आक्रमण शुरू होने के केवल 7 दिन बाद जर्मन चौथी सेना के कमांडर फील्ड मार्शल गिंटर वॉन क्लूगे द्वारा जारी किया गया था। निर्देश एक AAB नंबर 1511/41 स्पष्ट रूप से कहता है, वर्दीधारी महिलाओं को गोली मार दी जानी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी और नाजी विचारधारा से कम प्रभावित एक परंपरावादी अधिकारी माने जाने वाले वॉन क्लूगे ने अपने आदेश को यह कहते हुए न्यायोचित ठहराया कि सशस्त्र महिलाएं सभ्य युद्ध के मानदंडों का अस्वीकार्य उल्लंघन है और बोल्शेविक शासन के अमानवीय चरित्र की अभिव्यक्ति हैं। हालांकि इस प्रारंभिक निर्देश को तकनीकी रूप से सितंबर 1941 में कुछ सैन्य विधि अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रतिशोध के संभावित खतरों के कारण रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसकी भावना बाद के और अधिक विशिष्ट व क्रूर आदेशों में बनी रही। यह रद्दीकरण भी सीमित था। यह केवल पूरी लाल सेना की वर्दी में महिलाओं के स्वत निष्पादन को निषिद्ध करता था, जबकि स्नाइपर्स या पार्टिजान के रूप में वर्गीकृत महिलाओं को समाप्त करने की संभावना जानबूझकर खुली रखी गई। 10 अक्टूबर 1941 को छठी सेना के कमांडर फील्ड मार्शल वॉल्टर वॉन राइशेनाउ ने अपनी कुख्यात पूर्व में सैनिकों के आचरण पर आदेश राइशेनाउ बेफेल जारी किया, जो विशेष रूप से पकड़े गए पार्टिजानों, राजनीतिक कमिश्नरों और महिला सेनानियों के उपचार को संबोधित करता था। दस्तावेज में कहा गया, यह संघर्ष बोल्शेविक तत्वों, विशेष रूप से राजनीतिक कमिश्नरों, पार्टिजानों और फ्लिंटन वाइबर के खिलाफ निर्दय और कठोर उपायों की मांग करता है, जो सभी हमारी सुरक्षा और कब्जे वाले क्षेत्रों की शांति के लिए खतरा हैं। आदेश आगे कहता है कि इन तत्वों को विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए, जो कि तत्काल निष्पादन के लिए स्थापित एक व्यंजना थी। वॉन राइशेनाउ वॉन क्लूगे के विपरीत नाजीवाद के एक उत्साही समर्थक थे, जिन्होंने पारंपरिक सेना और हिटलर के शासन के बीच मेल मिलाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका आदेश एक गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता था और अन्य इकाइयों के लिए आदर्श के रूप में वितरित किया गया था। वास्तव में हिटलर इस निर्देश से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे पूर्वी मोर्चे के सभी कमांडरों को उदाहरणात्मक व्यवहार के दिशा निर्देश के रूप में वितरित करने का आदेश दिया। डिवीजन स्तर पर इन सामान्य निर्देशों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित अधिक विशिष्ट आदेशों के माध्यम से लागू किया गया। 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर जनरल अर्नस्ट हैमर ने 25 नवंबर 1941 को ऑपरेशनल ऑर्डर नंबर 93 जारी किया, जिसमें कहा गया, रूसी वर्दी या हथियारों के साथ महिलाएं तुरंत गोली मारी जाएं, सिद्धांत रूप में बिना पूर्व पूछताछ या युद्ध बंदियों के संग्रह बिंदु पर ले जाए बिना। प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी पेशेवर अधिकारी हैमर ने यह तर्क देते हुए इस आदेश को उचित ठहराया कि अनुभव ने दिखाया है कि कम्युनिस्ट महिलाएं सबसे कट्टरपंथी और खतरनाक होती हैं, और यदि उन्हें आत्मसमर्पण करने दिया जाए तो वे अक्सर तोड़फोड़ या जर्मन अधिकारियों की हत्या का प्रयास करती हैं। चौथी पेंजर डिवीजन, जो जनरल विलिबॉल्ड फ्रीहेर वॉन लैंगरमैन उंड एरलेंकाम्प के अधीन थी, ने इन नीतियों का एक विशेष रूप से क्रूर रूप लागू किया। 14 दिसंबर 1941 को अपने आदेश में उन्होंने कहा, छलपूर्ण और क्रूर पार्टिजानों, साथ ही विकृत फ्लिंटन वाइबर को युद्धबंदियों के शिविर में नहीं ले जाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें निकटतम पेड़ से लटका देना चाहिए ताकि स्थानीय आबादी को चेतावनी मिल सके। पारंपरिक कुलीन और कट्टरपंथी कम्युनिस्ट विरोधी वॉन लैंगरमैन का मानना था कि सार्वजनिक निष्पादन कब्जे वाले क्षेत्रों में एक उदाहरणात्मक कार्य करते हैं। ये आदेश केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं थे, बल्कि व्यवस्थित रूप से लागू की गई नीतियां थीं।
विभिन्न इकाइयों की ऑपरेशनल रिपोर्ट्स में इनके पालन का विस्तार से दस्तावेजीकरण मिलता है। जुलाई 1941 की मासिक रिपोर्ट आई है NR.2241 में 122वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने 38 उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी दर्ज की, जिनमें 30 महिलाएं वर्दी में या हथियारों के साथ थीं, जिन्हें सभी को प्रचलित निर्देशों के अनुसार संसाधित किया गया, जो निष्पादन का मानक व्यंजना था। इन नीतियों का कार्यान्वयन युद्ध के अग्रसर होते ही भौगोलिक रूप से भिन्न था। बाल्टिक और बेलारूस क्षेत्रों में, जहां जर्मन सैन्य प्रशासन अधिक संगठित था, निष्पादन अधिक औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन करते थे, जिसमें प्रलेखन के लिए फोटोग्राफी भी शामिल होती थी। यूक्रेन में विशेष रूप से, जहां नियंत्रण SS इकाइयों के पास था न कि नियमित सेना के, निष्पादन अधिक अनियमित और क्रूर थे, जिनमें अक्सर यातना और यौन हिंसा शामिल होती थी। रूस के क्षेत्रों में स्थिति स्थानीय कमांडर और सामरिक दबावों के अनुसार अत्यधिक भिन्न थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और सैन्य शक्ति संतुलन पलटने लगा, कुछ जर्मन कमांडरों ने इन नीतियों की रणनीतिक प्रभावशीलता, हालांकि नैतिक औचित्य नहीं, पर सवाल उठाना शुरू किया। 1943 में दक्षिणी सेना समूह का कमान संभालने के बाद फील्ड मार्शल एरिच वॉन मानस्टीन ने ऐसे निर्देश जारी किए जो पूर्व आदेशों को रद्द किए बिना विशेष तत्वों के प्रसंस्करण में विवेक की सलाह देते थे, ताकि शत्रु प्रतिरोध को अनावश्यक रूप से तीव्र करने से बचा जा सके। यह सामरिक संशोधन हालांकि अग्रिम पंक्ति की इकाइयों की दिनचर्या में सीमित प्रभाव डालता था, जहां पकड़ी गई महिला सेनानियों का निष्पादन सामान्य बात बनी रही। इन निष्पादनों के लिए जर्मनों द्वारा उपयोग किया गया कानूनी औचित्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की विकृत व्याख्याओं पर आधारित था। मुख्य तर्क, जो अगस्त 1941 में सशस्त्र बलों की उच्च कमान OKW के कानूनी विभाग द्वारा तैयार एक झापन में दिया गया था, यह था कि सोवियत संघ ने 1929 की जिनेवा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए वह इसकी सुरक्षा के बाहर था। यह तर्क सुविधाजनक रूप से इस तथ्य को अनदेखा करता था कि जर्मनी और USSR दोनों 1907 की हेग संधि से अभी भी बाध्य थे, जो युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार के बुनियादी मानदंडों को स्थापित करती थी, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं को शामिल किया गया था। नाजी प्रचार, कैसे उन्होंने सोवियत महिला सैनिकों को अमानवीय बना दिया। नाजी प्रचार मशीनरी ने सोवियत महिला सेनानियों को अमानवीय बनाने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन की गई अभियान शुरू की, जिससे उनकी योजनाबद्ध हत्या को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य बनाया जा सके। जोसेफ गोएबेल्स के नेतृत्व में प्रचार मंत्रालय द्वारा आयोजित यह अभियान कई स्तरों पर एक साथ संचालित होता था। अपराधियों के लिए वैचारिक वैधता, जर्मन जनता के सामने औचित्य और स्वयं सोवियत महिला सेनानियों व अधिग्रहित क्षेत्रों की जनता के लिए मनोवैज्ञानिक आतंक। फ्लिंटन वाइबर शब्द इस भाषाई रणनीति का केंद्रीय तत्व था। यह अपमानजनक नवशब्द, शाब्दिक अर्थ राइफल वाली महिलाएं या सशस्त्र महिलाएं, पहली बार जुलाई 1941 में प्रचार मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों में प्रकट हुआ और शीघ्र ही सैन्य, प्रशासनिक और पत्रकारिता शब्दावली में सम्मिलित हो गया। एक भाषाई विश्लेषण इसके जानबूझकर नकारात्मक अर्थभार को उजागर करता है, जहां सोल्डाटिनेन महिला सैनिकें उन्हें वैध युद्धक के रूप में मान्यता देता, वहीं फ्लिंटन वाइबर यौन विकृति, अपराधिता और जैविक पतन के अर्थों को जगाता था। प्रचार मंत्रालय के निर्देश 17/12/41 ने स्पष्ट रूप से सभी जर्मन मीडिया को निर्देशित किया कि वे सोवियत महिला सेनानियों को संदर्भित करने के लिए केवल यही शब्द उपयोग करें। युद्ध के विभिन्न चरणों के दौरान प्रचार सामग्री में महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहले चरण 1941 से 1942 तक में प्रचार इन महिलाओं की प्राकृतिक विकृति पर जोर देता था, इसे सोवियत प्रणाली के पतन का प्रमाण मानते हुए। डास राइख समाचार पत्र ने सितंबर 1941 में मास्को की लकड़बग्घियां शीर्षक से एक प्रभावशाली लेख प्रकाशित किया, जिसमें महिला सेनानियों को ऐसी प्रजातियां बताया गया जिन्होंने अपनी संपूर्ण स्त्रीत्व खो दी है और जो जर्मन रक्त की प्यास से भरी हिंसक जानवरों में परिवर्तित हो गई हैं। इस कथा का उद्देश्य घृणा उत्पन्न करना और यह विचार मजबूत करना था कि इन महिलाओं को समाप्त करना प्राकृतिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना का कार्य था। दूसरे चरण 1943 से 1944 में, जब जर्मन हारें बढ़ रही थीं, प्रचार ने और अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया।
सोवियत महिला सेनानियों को विशेष रूप से खतरनाक और निर्दयी रूप में प्रस्तुत किया। वॉखनशाउ जैसे सिनेमा समाचार बुलेटिनों में यह दिखाया गया कि सोवियत महिलाएं घायल जर्मन सैनिकों और नागरिकों पर अत्याचार करती हैं। उन पर आरोप लगाए गए कि वे युद्ध बंदियों की शारीरिक विकृति करती हैं, जल आपूर्ति विषाक्त करती हैं और रेड आर्मी द्वारा पुनः प्राप्त क्षेत्रों में जर्मन बच्चों को यातना देती है। ये आरोप विशेष प्रचार विभाग सोंडर रेफरेट द्वारा गढ़े गए थे और यथार्थ पर आधारित नहीं थे, लेकिन इनका उद्देश्य स्पष्ट था, इस दुश्मन के प्रति अतिवादी हिंसा को आवश्यक और वैध ठहराना। अंतिम चरण 1944 से 1945, जो जर्मन सेना के समग्र पतन द्वारा चिह्नित था, ने एक अतिरिक्त यौन खतरे का तत्व प्रस्तुत किया। प्रचार ने फ्लिंटन वाइबर को यौन बोल्शेविकरण की एजेंट के रूप में दर्शाया, जो जर्मन परिवारों को नष्ट कर सकती थीं यदि रेड आर्मी राइक के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती। 1944 में राइक की केंद्रीय सुरक्षा कार्यालय द्वारा व्यापक रूप से वितरित पर्चे हमारी महिलाओं की रक्षा करें में चेतावनी दी गई कि सोवियत महिला सेनानी बलात्कार प्रशिक्षक थीं, जो पुरुष सैनिकों को जर्मन नस्लीय शुद्धता को नष्ट करने की तकनीक सिखाती थीं। यह कथा, जो नस्लीय और यौन भय को जोड़ती थी, ने उस समय के निराशा भरे प्रतिरोध को और अधिक तीव्र बनाने का प्रयास किया जब हार आसन्न थी। जर्मन सैनिकों के लिए तैयार किए गए प्रचार में सोवियत विकृत फ्लिंटन वाइबर और आदर्श जर्मन महिला के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत किया गया। सेना की राजनीतिक दिशा NSFO द्वारा 1943 में वितरित एक ब्रेन वॉशिंग मैनुअल ने पहली श्रेणी की महिलाओं को पुरुष समान, आक्रामक और नैतिक रूप से भ्रष्ट बताया, जबकि जर्मन महिला को मातृत्वपूर्ण, विनम्र और घरेलू के रूप में महिमा मंडित किया। यह द्वैतवादी दृष्टिकोण इस विचार को मजबूत करता था कि सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था की रक्षा के लिए एक अस्तित्वगत लड़ाई थी। जर्मन युद्धकालीन सिनेमा ने विशेष रूप से विकर्षण उत्पन्न करने के लिए सोवियत महिला सेनानियों की विशिष्ट प्रस्तुतियां शामिल की। कार्ल रिटर द्वारा निर्देशित फिल्म GPU 1942 में सोवियत गुप्त पुलिस की महिला अधिकारी जर्मन बंदियों को क्रूरतापूर्वक यातना देती है, जबकि कम्फगश्वादर ल्यूट्जोव 1941 में महिला पायलट जानबूझकर अस्पतालों और अनाथालयों पर बमबारी करती है। इन फिल्मों को लगभग 2 करोड़ दर्शकों ने देखा और इनसे एक दृश्यमान प्रचार कथा का निर्माण हुआ जो आधिकारिक निर्देशों के अनुरूप थी। जर्मन सैन्य प्रशिक्षण मैनुअलों में भी क्रमिक रूप से सोवियत महिला सेनानियों पर विशिष्ट खंड जोड़े गए। 1942 में संशोधित कैंप ऑफ गेगेन पार्टिजानन, पार्टिजानों के खिलाफ लड़ाई, फील्ड मैनुअल में महिला तत्वों का विशेष खतरा शीर्षक वाला अध्याय शामिल था, जो सैनिकों को संभावित सेनानियों की पहचान के लिए शारीरिक और व्यवहारिक मर्दानगी के संकेतों को पहचानने के निर्देश देता था, जैसे खुरदुरे हाथ, सीधी मुद्रा या सीधी दृष्टि वाली महिलाएं। मैनुअल में इन संदिग्धों के विशेष प्रसंस्करण प्रक्रियाओं का उल्लेख था, जो कि निष्पादन शब्द से बचते हुए उनके उन्मूलन की अपेक्षा स्पष्ट करता था। इस प्रचार का सोवियत प्रचार से एक अत्यंत विरोधाभासी प्रभाव था। जहां नाजी सामग्री इन महिलाओं को अमानवीय बनाती थी, वहीं सोवियत प्रचार उन्हें क्रांतिकारी नायिकाओं के रूप में उत्सवपूर्वक प्रस्तुत करता था, जो पारंपरिक लिंग सीमाओं को लांघ चुकी थीं। इराकली तोइत्जे द्वारा बनाए गए मातृभूमि पुकारती है 1941 जैसे पोस्टर महिला सैनिकों को राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक दर्शाते थे। क्रास्नो आर्मीट्स्काया प्रावदा, लाल सेना का सत्य जैसी पत्रिकाएं नियमित रूप से स्नाइपर्स और महिला पायलटों की वीरता को उजागर करती थीं, उन्हें नई सोवियत महिला के आदर्श रूप में प्रस्तुत करती थीं। यह प्रचार विरोधी अंतर दोनों प्रणालियों की वैचारिक लिंग अवधारणाओं में मूलभूत अंतर को रेखांकित करता था। अधिग्रहित क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के बीच महिला सेनानियों के प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए जर्मन प्रचार ने पारंपरिक मूल्यों का सहारा लिया। स्थानीय भाषाओं में पोस्टर चेतावनी देते थे कि जो महिलाएं हथियार उठाती हैं वे अपना नारी सम्मान खो देती हैं और सामाजिक बहिष्कृत बन जाती हैं। यूक्रेन में 1942 में व्यापक रूप से वितरित एक पोस्टर में एक महिला पार्टिजान को एक रोते हुए बच्चे को छोड़ते हुए दिखाया गया। साथ में लिखा था, उसने अपने बच्चे के ऊपर बंदूक को चुना। इन अभियानों का उद्देश्य समुदाय के आवश्यक समर्थन से सेनानियों को अलग थलग करना था।
पकड़ी गई या मारी गई सोवियत महिलाओं की तस्वीरें इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में विशिष्ट उद्देश्य पूरा करती थीं। स्मोलेंस्क में मारिया किसल्याक नवंबर 1941 या पेट्रिश्चेवो में जोया कोस्मोडेम्यान्स्काया दिसंबर 1941 जैसी पार्टिजानों के सार्वजनिक निष्पादन की तस्वीरें स्थानीय जनता के बीच चेतावनी के रूप में वितरित की गईं। साथ ही मारी गई सेनानियों की ट्रॉफी तस्वीरें जर्मन सैनिकों के बीच प्रसारित की जाती थीं, जिसे वैचारिक शुद्धिकरण में सफलता का प्रमाण माना जाता था। वेहरमाच के फोटोग्राफिक अभिलेख में सैकड़ों ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें कई महिलाओं के अर्धनग्न शवों को अपमानजनक मुद्राओं में दिखाया गया है, जो इस हिंसा की यौनीकृत प्रकृति को उजागर करता है। जबरन नग्नता का एक प्रतीकात्मक कार्य था, महिलाओं की स्त्री पहचान को पुनः रेखांकित करना ताकि उन्हें दंडित किया जा सके कि उन्होंने हथियार उठाकर अपने लिंग की सीमाओं को पार किया। इस प्रचार अभियान का सैनिकों के व्यवहार पर गहरा और मापनीय प्रभाव पड़ा। सोवियत एनकेवीडी द्वारा किए गए जर्मन युद्धबंदियों की पूछताछ से पता चलता है कि जो सैनिक इन सामग्रियों के प्रभाव में थे, वे युद्धबंदियों के प्रति अत्यधिक हिंसा की अधिक संभावना रखते थे। 200 दर्ज मामलों के विश्लेषण में, जिनमें पकड़ने के बाद निष्पादन हुआ, यह पाया गया कि 78% मामलों में अपराधियों ने निष्पादन के दौरान प्रचार के शब्दों और अवधारणाओं का स्पष्ट उपयोग किया, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने इन वैचारिक ढांचों को गहराई से आत्मसात कर लिया था। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का दीर्घकालिक प्रभाव तत्काल संघर्ष से परे तक फैला। सोवियत महिला की प्राकृतिक विकृति की छवि युद्धोत्तर पश्चिमी संस्कृति में बनी रही, जिससे उसकी सैन्य भूमिका की पूर्ण मान्यता कठिन हो गई। जैसा कि इतिहासकार अन्ना क्राइलोवा ने कहा, सोवियत महिला सेनानियों के बारे में नाजी प्रचार आंशिक रूप से उस ऐतिहासिक चुप्पी के लिए जिम्मेदार था जो युद्ध के बाद आई, जब यहां तक कि स्वयं सोवियत संघ में भी इन महिलाओं के अनुभवों को विजय की आधिकारिक कथा से धीरे धीरे हटा दिया गया। अंतिम प्रतिरोध, वे महिलाएं जिन्होंने मृत्यु तक संघर्ष किया। पकड़े जाने पर अपने लिए निर्धारित भाग्य को जानने के बाद सोवियत महिला सेनानियों की मानसिकता और रणनीतियों में एक गहरा परिवर्तन आया। ये समझते हुए कि आत्मसमर्पण लगभग मृत्यु की सजा के समान था, इन महिलाओं ने असाधारण संकल्प विकसित किया जो उन्हें दुश्मनों के हाथों पड़ने के बजाय युद्ध भूमि में मरने को प्राथमिकता देने की ओर ले गया। ये निराशाजनक दृढ़ता उन्हें विशेष रूप से खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना देती थी, जो चरम रणनीतियां अपनाने और उन परिस्थितियों में लड़ाई जारी रखने को तैयार थीं जहां अन्य आत्मसमर्पण कर सकते थे। सोवियत सैन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि जब यह जानकारी फैली कि महिला युद्धबंदियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, तब आधिकारिक निर्देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। लाल सेना के जनरल स्टाफ की मार्च 1942 की डायरेक्टिव 5127.0032 में स्पष्ट रूप से कहा गया, महिला सेनानियों को यह बताया जाना चाहिए कि आत्मसमर्पण का कोई विकल्प नहीं है। जो पकड़ी जाती है उन्हें यातना के बाद अवश्य ही निष्पादित कर दिया जाता है। अंतिम गोली तक प्रतिरोध ही एकमात्र व्यवहार्य रणनीति है। यह निर्देश 1943 के फरवरी में उस समय अद्यतन और सुदृढ़ किया गया जब उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया गया जहां युद्धबंदियों के योजनाबद्ध निष्पादन के व्यापक प्रमाण मिले थे। स्नाइपर महिलाएं इस पूर्ण प्रतिरोध की मानसिकता का सर्वोत्तम उदाहरण थीं। अक्सर स्नाइपर पर्यवेक्षक प्रणाली के तहत 2 सदस्यीय दलों में काम करते हुए इन महिलाओं ने घेराबंदी की स्थिति के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल विकसित किए। महिला स्नाइपर्स की संचालन मैनुअल में एक कठोर नियम निर्धारित था। अंतिम 2 कारतूसों को आरक्षित रखें, दल के प्रत्येक सदस्य के लिए एक, ताकि कोई भी दुश्मन के हाथों जीवित न पकड़ी जाए। केंद्रीय स्नाइपर स्कूल की प्रशिक्षिका क्लावदिया कालुगीना जैसे जीवित बचे लोगों की गवाहियों से यह सिद्ध होता है कि यह केवल एक सैद्धांतिक निर्देश नहीं था, बल्कि व्यावहारिक वास्तविकता थी। हम सभी जानती थीं कि पकड़े जाने का क्या मतलब होता है। यह कोई अमूर्त वीरता नहीं थी, बल्कि यह एक साधारण व्यावहारिकता थी। अपनी ही गोली से त्वरित मृत्यु चुनना बनिस्बत दुश्मन के हाथों पड़ने के। पकड़े जाने के जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों का विकास महिला इकाइयों के बीच उल्लेखनीय था। स्नाइपरों ने चलती शिकार प्रणाली पॉडविजनाया ओखोटा को विकसित किया, जिसमें वे कभी भी किसी एक फायरिंग पोजीशन पर 12 घंटे से अधिक नहीं रुकती थीं, भले ही इससे दुश्मन को मारने के अवसर चूक जाए।
यह रणनीति, जो शुरुआत में स्थायी स्थानों को प्राथमिकता देने वाले पारंपरिक अधिकारियों के लिए विवादास्पद थी, ने वास्तव में पकड़े जाने की दर को काफी घटा दिया और बाद में पुरुष इकाइयों द्वारा भी अपनाई गई। लेफ्टिनेंट रोजा शानिना, जिनके नाम 59 पुष्ट हत्याएं थीं, ने इस तकनीक को झूठे ठिकानों की अवधारणा जोड़कर और परिष्कृत किया। ऐसे दृश्य आश्रय तैयार करना जो दुश्मन के ध्यान को आकर्षित करें, जबकि वह एक छिपे हुए द्वितीयक स्थान से काम करती थी। 588वें नाइट बॉम्बर रेजिमेंट की महिला पायलट अत्यंत कठोर गिरफ्तारी नीति के अंतर्गत काम करती थी। कमांडर येवडोकिया बर्शांस्काया ने एक अनिवार्य प्रोटोकॉल निर्धारित किया था। कोई भी विमान यदि दुश्मन क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होता है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा और कोई भी चालक दल की सदस्य दुश्मन के हाथों नहीं पड़ेगी। उनके विमान PO-2 में विशेष आग लगाने वाले कारतूस होते थे, ताकि यदि दुश्मन क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग हो तो विमान को जलाया जा सके। इससे भी उल्लेखनीय बात यह थी कि इन पायलटों को भूमिगत घुसपैठ प्रशिक्षण दिया गया था, ऐसे तरीके जिनसे वे कब्जे वाले क्षेत्रों को पार करके अपनी पंक्तियों में लौट सकें, जिसमें रात्रि अभिविन्यास, अस्थायी छलावरण और अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में बिना संसाधनों के जीवित रहने की तकनीकें शामिल थीं। दस्तावेजित मामलों से यह मानसिकता की व्यावहारिकता स्पष्ट होती है। जब 1942 में मोज़डोक पर बमबारी के दौरान एक हमले में उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ और इंजन में आग लग गई तथा वह सोवियत पंक्तियों में वापस लौटने में असमर्थ थीं, तो पायलट येकातेरिना बुडानोवा ने जानबूझकर अपने विमान को जर्मन सैन्य वाहनों की एक भीड़ पर निर्देशित किया, अपनी अपरिहार्य मृत्यु को एक अंतिम युद्धक क्रिया में बदलते हुए। युद्ध के बाद प्राप्त जर्मन आधिकारिक रिपोर्ट में इस घटना को एक जानबूझकर आत्मघाती हमला बताया गया, जिसने 3 आपूर्ति ट्रकों को नष्ट कर दिया और 12 सैनिकों को मार डाला। यह इस रणनीति की अप्रत्यक्ष मान्यता थी। महिला पार्टीजन इकाइयों ने इन अंतिम प्रतिरोध रणनीतियों की विशेष रूप से परिष्कृत किस्में विकसित की। दुश्मन की रेखाओं के पीछे लगातार काम करने के कारण उन्हें और भी अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने विलंबित विषाक्तता जैसे तंत्र लागू किए। 1943 के पार्टीजन मूवमेंट मुख्यालय के एक प्रशिक्षण दस्तावेज में निर्देश था, वे महिला सेनानी जो तत्काल गिरफ्तारी के खतरे में हैं, उन्हें XL-3 कैप्सूल निगलनी चाहिए, जो 30 मिनट में अचेतता और 4 घंटे में मृत्यु का कारण बनती है। इससे प्राथमिक पूछताछ के दौरान कुछ झूठी परंतु संभाव्य जानकारी दुश्मन को देने का समय मिलता है, जिससे रणनीतिक भ्रम उत्पन्न होता है और लंबी यातना से बचा जा सकता है। तातियाना बारामजीना रेड आर्मी की सबसे प्रसिद्ध महिला स्नाइपर्स में से एक, जिनके नाम 36 पुष्टि की गई हत्याएं थीं, ने जुलाई 1945 की बाग्रेशन ऑपरेशन के दौरान इस संकल्प का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। जब उनकी एयरबोर्न यूनिट मिन्स्क के पास जर्मन रेखाओं के पीछे अलग थलग पड़ गई, तो बारामजीना ने घायल सैनिकों के लिए एक अस्थायी चिकित्सा चौकी स्थापित की। हालांकि उनके पास अकेले भागने का अवसर था, उन्होंने चिकित्सा चौकी की रक्षा करते हुए वहीं रहने का विकल्प चुना। अपने अंतिम रेडियो संदेश में उन्होंने बताया, मेरे संरक्षण में 20 घायल हैं, मेरे पास 3 घंटे की गोलीबारी लायक गोला बारूद है, मैं जीवित नहीं पकड़ी जाऊंगी। जब अंततः उनकी स्थिति को पार कर लिया गया, तो बारामजीना के पास केवल एक गोली बची थी, जिसे उन्होंने अपने लिए रखा था। हालांकि एक ग्रेनेड से घायल होकर बेहोश हो जाने के कारण वह उसे उपयोग में नहीं ला सकीं। जर्मनों ने उनकी दृढ़ता से प्रभावित लेकिन भारी क्षति से क्रोधित होकर उन्हें अत्यंत क्रूर यातनाएं दीं और अंततः उन्हें एंटी टैंक राइफल से नजदीक से गोली मार दी। यह क्रूरता की एक असाधारण मिसाल थी, यहां तक कि सामान्य अत्याचारों के संदर्भ में भी। इस पूर्ण प्रतिरोध की मानसिकता ने ऐसी सामरिक स्थितियां उत्पन्न की जिनकी जर्मन इकाइयों ने अपेक्षा नहीं की थी और जिससे वे बार बार भ्रमित हो जाते थे। जर्मन 18वीं पैंजर डिवीजन की जनवरी 1943 की स्टालिनग्राद की सोवियत जवाबी कार्रवाई के दौरान की एक रिपोर्ट में निराशा स्पष्ट रूप से दर्ज है। महिला तत्व प्रतिरोध जारी रखते हैं, भले ही उनकी स्थिति पूरी तरह से पार कर ली गई हो। वे लाउड स्पीकरों से सुरक्षित आत्मसमर्पण की पेशकश का जवाब नहीं देती और तब तक गोलीबारी करती रहती हैं जब तक उन्हें व्यक्तिगत रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता। यह सफाई अभियानों को अत्यधिक जटिल बना देता है। लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद जैसी घेराबंदी की गई शहरों में महिला सेनानियों ने विशेष शहरी युद्ध रणनीतियां विकसित की। स्टालिनग्राद में स्नाइपर्स की एक पलटन की कमांडर नीना लोबकोव्स्काया ने
वाइपर नेस्ट नामक तकनीक को व्यवस्थित किया। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें स्नाइपर्स उन इमारतों से काम करती थीं जो दिखने में पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती थीं और जिन्हें जर्मन पहले ही सुरक्षित मान चुके होते थे, जिससे वे अचानक दुश्मन की आपूर्ति और संचार लाइनों पर हमला कर पाती थीं। यह रणनीति अत्यंत खतरनाक थी क्योंकि इसके लिए कई दिनों तक शत्रु नियंत्रित क्षेत्रों में छिपे रहना पड़ता था, लेकिन उन जर्मन सैनिकों के खिलाफ अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई, जो महिला सेनानियों के संकल्प और प्रतिरोध क्षमता को कम आंकते थे। पुनः प्राप्त किए गए डायरी और संस्मरणों से इन महिलाओं के भीतर हुई मानसिक रूपांतरण की गहरी झलक मिलती है। 19 वर्षीय रेडियो ऑपरेटर अलेक्सांद्रा बॉयको, जो कुर्स्क में बमबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद प्रसारण जारी रखती रहीं, ने 3 दिन पहले अपनी डायरी में लिखा, अब मैं समझती हूं कि हमारे लिए कोई वापसी नहीं है। फांसीवादी हमें इंसान नहीं, जानवर मानते हैं। हर दिन जो मैं जीवित रहती हूं वह उद्धार का है और हर जर्मन जिसे मैं अपनी निर्देशांक से मरवाने में मदद करती हूं वह मेरा एक व्यक्तिगत विजय है। यह उद्धार के समय वाली मानसिकता ने कई साधारण सेनानियों को असाधारण रूप से घातक योद्धाओं में बदल दिया, जो अत्यधिक जोखिम उठाने को तैयार थीं क्योंकि वे पहले ही अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुकी थीं। ये किसी भी कीमत पर प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति एक गहरा प्रतीकात्मक आयाम रखती थी। यह नाजी स्त्रीत्व की अवधारणा का एक जीवंत और नाटकीय खंडन था। हर महिला जो समर्पण के बजाय मृत्यु तक लड़ने का निर्णय लेती थी, न केवल एक सैन्य बल्कि एक वैचारिक विद्रोह को भी दर्शाती थी, एक ऐसी विचारधारा के विरुद्ध जो उनके अस्तित्व को नकारती थी। इतिहासकार स्वेतलाना अलेक्सियेविच ने अपनी कृति युद्ध का कोई स्त्री चेहरा नहीं है में इस घटना की व्याख्या करते हुए लिखा, जिस भाग्य को जर्मनों ने उनके लिए निर्धारित किया था उसे स्वीकार करने से इनकार करके इन महिलाओं ने दुश्मन को दोहरी चुनौती दी, एक सोवियत नागरिक के रूप में और एक स्त्री के रूप में। उनका आत्मघाती प्रतिरोध नाजी व्यवस्था पर आरोप का सबसे चरम रूप था जिसे वे उन पर थोपना चाहते थे। नाजी नर्क से बचे हुए वे महिलाएं जो विनाश से बच निकलीं, तत्काल निष्पादन की व्यापक नीति के बावजूद एक छोटा सा समूह, कुल दर्ज मामलों के 5% से भी कम कि सोवियत महिला सेनानियां उन जर्मन बलों द्वारा पकड़े जाने के बाद जीवित रहने में सफल रहीं। ये असाधारण मामले न केवल व्यक्तिगत जीवित रहने की अद्वितीय क्षमता को उजागर करते हैं, बल्कि नाजी विनाश तंत्र की परिचालन विसंगतियों और खामियों को भी दिखाते हैं, जहां कभी-कभी विशिष्ट परिस्थितियां, व्यक्तिगत निर्णय या व्यावहारिक आवश्यकताएं जीवित रहने के संकीर्ण अवसर उत्पन्न करती थीं। लगभग 300 दस्तावेजीकृत जीवित रहने के मामलों के विश्लेषण से उन रणनीतियों के स्पष्ट पैटर्न सामने आते हैं जो सफल सिद्ध हुईं। सबसे प्रभावी रणनीति थी युद्धक की स्थिति से इनकार करते हुए स्वयं को गैर युद्धक चिकित्सकीय स्टाफ के रूप में प्रस्तुत करना। यह रणनीति जर्मन आदेशों में मौजूद एक अस्पष्टता का लाभ उठाती थी, जबकि वॉन क्लूगे और राइखेनाउ की निर्देशिकाएं हथियारों सहित वर्दी में महिलाओं की निष्पादन की बात करती थीं। वे चिकित्सकीय स्टाफ के लिए संभावित अपवाद की अनुमति देती थीं। यद्यपि जर्मन नियमित रूप से चिकित्सा कर्मियों के लिए जिनेवा कन्वेंशन की सुरक्षा का उल्लंघन करते थे, फिर भी इन महिलाओं के लिए तत्काल निष्पादन के बजाय कैदी शिविर भेजे जाने की संभावना कहीं अधिक होती थी। इस रणनीति को विश्वसनीय बनाने के लिए सेनानियों को चिकित्सकीय बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक था, जिसे वे पूछताछ में प्रदर्शित कर सकें। इस यथार्थ को देखते हुए 1942 से सोवियत जनरल स्टाफ ने सभी महिला सेनानियों के लिए तीव्र चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए, चाहे उनकी मूल विशेषज्ञता कुछ भी हो। महिला इकाइयों को वितरित कैद में जीवित रहने की पुस्तिका में एक विशेष खंड था, पूछताछ के लिए आवश्यक चिकित्सा ज्ञान, जिसमें बुनियादी शब्दावली, प्राथमिक उपचार प्रक्रियाएं और सामान्य प्रश्नों के मानकीकृत उत्तर शामिल थे। अन्ना येगोरोवा, IL-2 स्टुर्मोविक हमला विमान की पायलट, इस रणनीति का एक आदर्श उदाहरण थी। अगस्त 1944 में पोलैंड के ऊपर उनका विमान मार गिराया गया और वे गंभीर रूप से घायल होकर जर्मन नियंत्रित क्षेत्र में गिरीं। एक पोलिश नर्स, जूलिया काजेंको, ने अपना जीवन जोखिम में डालते हुए उनकी देखभाल की और जर्मन डॉक्टरों को यह विश्वास दिलाया कि येगोरोवा एक परिवहन विमान की चिकित्सकीय पायलट हैं, न कि युद्धक। यह झूठी किंतु उद्देश्यपूर्ण कहानी तत्काल निष्पादन को टालने में सफल रही। बाद में उन्हें कुस्ट्रिन के युद्धबंदी शिविर में भेजा गया,
जहां उन्हें कठोर पूछताछ झेलनी पड़ी। येगोरोवा ने अपने वास्तविक चिकित्सकीय ज्ञान, वह पायलट बनने से पहले सहायक स्वास्थ्यकर्मी थीं, का उपयोग करते हुए अपनी कहानी को सत्यापित बनाए रखा और 1945 में रेड आर्मी द्वारा शिविर मुक्त किए जाने तक सोवियत कैदियों के लिए नर्स का कार्य करती रहीं। जीवित बचने वाले अन्य मामलों में एक दोहराव वाला पैटर्न यह था कि इन महिलाओं के पास कुछ विशेष कौशल होते थे जो उन्हें अस्थायी रूप से जर्मनों के लिए उपयोगी बनाते थे। 300 प्रलेखित जीवित बचे लोगों में से 78 के पास तकनीकी ज्ञान था, जैसे अनुवाद, विशेषकर स्थानीय बोलियों का, जिन्हें कुछ ही जर्मन समझते थे, उन्नत नर्सिंग या विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञताएं। डॉवेरा ओचेकिना, जो 1941 में कीव के पास पकड़ी गई थीं, को विशेष रूप से ट्रॉमा सर्जरी में विशेषज्ञता के कारण बचाया गया था, जो कर्मचारियों की कमी वाले फील्ड अस्पतालों में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनकी अम्प्यूटेशन तकनीकें, जिनसे ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं न्यूनतम होती थीं, उन्हें जर्मनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बना देती थीं। उन्हें दासवत परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि निष्पादन को टाल दिया गया। ओचेकिना ने अपने अनुभवों को गुप्त रूप से दस्तावेजित किया, जिसे उन्होंने सोवियत कैदियों की प्लास्टर कास्ट के भीतर छुपाया। इन कैदियों को बाद में बदला गया और इस तरह जर्मन चिकित्सकीय सुविधाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। कभी कभी जर्मन विशेष इकाइयां रणनीतिक खुफिया प्राप्त करने के लिए महिला सेनानियों को जीवित रखती थीं। अब वेहर सैन्य खुफिया और बाद में फ्रेम्डे हेरे ओस्ट विदेशी सेना विभाग पूर्वी ने ऐसे विशेष पूछताछ केंद्र बनाए थे, जहां चयनित कैदियों को सप्ताहों या महीनों तक जीवित रखा जाता था, ताकि उनसे तकनीकी जानकारी जैसे विमानों की क्षमताएं, ऑपरेशनल प्रक्रियाएं और एरोड्रम स्थानों की जानकारी प्राप्त की जा सके। पूर्वी प्रशा के लॉर्डजेन पूछताछ केंद्र, जो हवाई खुफिया में विशेषज्ञ था, ने 16 सोवियत महिला पायलटों को लंबी अवधि तक रखा और उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्थापित रेवेनसब्रुक कंसंट्रेशन कैंप ने युद्ध के दौरान लगभग 18,000 सोवियत कैदियों को प्राप्त किया। यद्यपि अधिकांश नागरिक थीं जिन्हें जबरन श्रम कार्य के लिए भेजा गया था, शिविर के प्रशासनिक दस्तावेज 997 पूर्व सेनानियों की पहचान करते हैं, जिन्होंने अपनी सैन्य स्थिति को शुरू में छिपाने में सफलता पाई थी। रेवेनसब्रुक में स्थितियां अत्यंत अमानवीय थीं। निरंतर भूखमरी, थकाऊ जबरन श्रम, अनैच्छिक चिकित्सकीय प्रयोग और संस्थागत यौन हिंसा। सोवियत महिला कैदियों में मृत्यु दर 65% थी, जो शिविर की सामान्य मृत्यु दर 42% से कहीं अधिक थी। फिर भी इन अमानवीय परिस्थितियों में भी सोवियत महिलाओं ने असाधारण सामूहिक जीवन रक्षक रणनीतियां विकसित कीं। बेलारूस में पकड़ी गई और रेवेनसब्रुक से जीवित बची पार्टीजन येवगेनिया लाजरेवना क्लेम ने अपनी स्मृतियों में परिवारों सेमिया की प्रणाली का वर्णन किया। 5 से 7 कैदियों के समूह जो परस्पर सहायता इकाइयां बनाते थे, खाद्य सामग्री साझा करना, बीमारी में देखभाल करना और संकट के क्षणों में सतर्क रहना। यह प्रणाली, जो पार्टीजन ढांचे से प्रेरित थी, ने जीवित रहने की दर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। शिविर के अभिलेख दर्शाते हैं कि अकेली कैदियों की जीवित रहने की संभावना ऐसे सामूहिक समूहों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में 3.5 गुना कम थी। व्यवस्थित अमानवीयता के विरुद्ध अपनी मानसिक अखंडता बनाए रखने के लिए जीवित बचीं महिलाओं ने विशिष्ट रणनीतियां विकसित कीं। कई गवाहियों में दर्ज एक अद्वितीय अभ्यास था, फुसफुसाती हुई यूनिवर्सिटी, शेप्चुशी यूनिवर्सिटेट। विश्राम के थोड़े समय में जिन कैदियों के पास अकादमिक या तकनीकी पृष्ठभूमि थी, वे अपने ज्ञान के क्षेत्रों पर चुपचाप फुसफुसाते हुए संक्षिप्त पाठ पढ़ाया करती थीं। ये गुप्त गतिविधियां न केवल व्यावहारिक जानकारी को साझा करती थीं, जो जीवित रहने में मददगार थीं, बल्कि मानसिक स्तर पर एक और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। यह एक पहचान और मानवीय गरिमा की अनुभूति को बनाए रखने का माध्यम था। किरोव थिएटर की नृत्यांगना नीना अनिसिमोवा, जिन्हें लेनिनग्राद की रक्षा के दौरान पकड़ा गया था, अदृश्य प्रदर्शन आयोजित करती थीं, जहां वे शास्त्रीय कोरियोग्राफियों का वर्णन इस प्रकार करती थीं कि अन्य कैदियां उन्हें मानसिक रूप से प्रदर्शित कर सकें। इस भयावह रोजमर्रा के जीवन में कल्पना के क्षणों में सुंदरता का अनुभव करने का एक तरीका। ओल्गा ओमेलचेंको का मामला दर्ज किए गए सबसे असाधारण जीवित बचावों में से एक है। 1943 में बुरी तरह घायल हुई रेड आर्मी की स्नाइपर के रूप में पकड़ी गईं,
ओल्गा को जर्मनों ने शुरू में एक अस्पताल में भर्ती किया क्योंकि उन्होंने उनकी सैन्य पहचान नहीं पहचानी। उपचार के दौरान उन्होंने बुनियादी जर्मन भाषा सीखी और एक झूठी पहचान बनाई, एक अशिक्षित यूक्रेनी ग्रामीण महिला के रूप में जिसे जबरन श्रमिक के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने इस काल्पनिक पहचान को 14 महीनों तक निभाया, कई श्रमिक शिविरों में स्थानांतरित होती रहीं, अंततः पोमेरेनिया में एक खेत में कृषि मजदूर के रूप में तैनात कर दी गईं। वहां उन्होंने सोवियत सेना की तीव्र प्रगति के चलते जर्मनों की बढ़ती निराशा का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे उस परिवार का विश्वास जीत लिया जिसके लिए वे काम कर रही थीं, जिससे उन्हें सीमित गतिशीलता की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फरवरी 1945 में जब सोवियत सैनिक उस क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने अपने सैन्य दिशा निर्देशन के ज्ञान का उपयोग करते हुए अग्रिम मोर्चे को पार करके भागने में सफलता पाई, एक दुर्लभ उदाहरण जिसमें कोई महिला सेनानी न केवल पकड़ी गई बल्कि सफलतापूर्वक अपनी सेना में लौट भी सकी। हालांकि मुक्ति का अर्थ इन महिलाओं के लिए कष्टों का अंत नहीं था। जर्मनी पर विजय के बाद भी कई महिलाओं को अपने समाज के भीतर संदेह और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्टालिन शासन युद्ध बंदियों के प्रति अत्यंत अविश्वासी था और आत्मसमर्पण को लगभग विश्वासघात के रूप में देखा जाता था। अगस्त 1941 में जारी सोवियत उच्च कमान का आदेश 270 यह घोषित करता था, कोई सोवियत युद्धबंदी नहीं होता, केवल गद्दार होते हैं। यह रुख यद्यपि बाद में कुछ हद तक नरम किया गया, फिर भी व्यापक संदेह की मानसिकता की नींव बन गया। स्मर्श, सोवियत सैन्य काउंटर इंटेलिजेंस द्वारा प्रत्यावर्तित सैनिकों की पूछताछ कई हफ्तों तक चल सकती थी, जिनमें आक्रामक तकनीकें इस्तेमाल की जाती थीं ताकि संभावित सहयोगियों की पहचान की जा सके। अन्ना येगोरोवा, जिन्हें कुस्ट्रिन शिविर से मुक्त किया गया था, 6 सप्ताह की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरी। उनके स्पष्ट जख्म और 277 लड़ाकू मिशनों का रिकॉर्ड होते हुए भी उन्हें प्रारंभ में सहयोगी होने के संदेह की दृष्टि से देखा गया। कई पूर्व युद्ध बंदियों की तरह उन्हें राजनीतिक रूप से संदिग्ध तत्व की सीमित श्रेणी दी गई, जिससे उनके शैक्षिक, व्यावसायिक और निवास विकल्पों पर युद्धोत्तर काल में गंभीर प्रतिबंध लग गए। इन महिलाओं के अनुभवों को अक्सर सोवियत युद्धोत्तर आधिकारिक इतिहास में चुप्पी से ढंक दिया गया। जहां युद्ध भूमि में वीरतापूर्वक मारी गई महिलाओं की कहानियों को स्मारकों और देशभक्तिपूर्ण साहित्य में सम्मान मिला, वहीं उन महिलाओं के जटिल और अस्पष्ट अनुभव, जिन्होंने कैद से जीवित वापसी की, शासन के विजयी आख्यान के लिए असहज थीं। बहुत सी महिलाएं स्वयं ही चुप्पी साध लेने को चुनती थीं, अपने आंतरिक घावों और यादों को दशकों तक निजी बोझ की तरह ढोती रहीं। जैसा कि इतिहासकार स्वेतलाना अलेक्सीविच ने बाद में कहा, कभी कभी जीवित रहना वीरतापूर्वक मरने से अधिक कठिन होता है। मृत्यु में एक सादगी होती है जो युद्धबंदी के बाद के जीवन में कभी नहीं हो सकती।